जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इस चैप्टर में आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो होने वाली कठिनाई है उसको बारे में पढ़ेंगे, आय विधि के बारे में पढ़ेंगे और व्यय विधि के बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्र के विकास में क्या योगदान होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं यह वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इस चैप्टर में हम लोग इसका पूरा कवर करेंगे और आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में। देखिए, हम देखते हैं अपने अगल बगल कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में वो लगा हुआ रहता है, कोई ना कोई काम, आर्थिक काम करता है। ये काम करने का पीछे लोगों का एक मकसद होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है पैसे को अर्जन करना, आय करना, मतलब पैसा कमाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर मनुष्य क्या करता है कि उस पैसे से अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है, उसकी आवश्यकताओं की मांग में भी वृद्धि होने लगती है। फिर वो उसकी पूर्ति करता है, उसके पूर्ति के लिए वो अपने फिर से आय को बढ़ाता है। जैसे कि इसको हम इस जो ग्राफ दिया गया है इसके मदद से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई व्यक्ति है जो उत्पादन करता है। जब वो उत्पादन करता है तो उत्पादन से क्या होता है कि इसके आय में वृद्धि होती है। मतलब जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसका आय भी उससे ज़्यादा आएगा। जैसे उस व्यक्ति के पास आय ज़्यादा होता है उसकी मांगें बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से उसका खर्च भी बढ़ जाता है। और जब खर्च बढ़ता है तो उसे फिर से उत्पादन में वृद्धि लाना पड़ता है। और फिर से जब वो उत्पादन में वृद्धि करेगा तो फिर से उसका आय में बढ़ोतरी होगा। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया चलते रहता है। जैसे कि हम लोग इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो उत्पादन किया तो उसको आय आया और आय में बढ़ने से ये व्यय को बढ़ाएगा और व्यय को बढ़ा करके फिर से वो उत्पादन में उसको खर्च करेगा, फिर उत्पादन बढ़ाएगा, इससे फिर उसको आय में बढ़ोतरी होगा। तो इस तरह से यह एक क्रिया चलते रहता है, एक चक्र चलते रहता है और इस तरह से व्यक्ति अपने उत्पादन को बढ़ाता है, अपने जो मांग है उसको पूर्ति करता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से इसकी आय भी बढ़ जाती है। उसके बाद जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मेन रूप से हम लोग यहाँ पे उत्पादन को देखेंगे कि उत्पादन से कैसे हम लोग इसको गणना करते हैं। तो उत्पादन गणना विधि, फिर आय गणना विधि और फिर हम लोग व्यय गणना विधि। इन 3 विधियों से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आय का गणना किया जाता है, राष्ट्रीय आय को कैसे हम लोग आंकड़ा निकालते उसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पादन गणना विधि की ये कैसे किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्र में के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी देश में रहने वाला कोई व्यक्ति है उसको जो आय प्राप्त होगा वो या तो किसी वस्तु के उत्पादन करने से होगा, मतलब वस्तुओं के उत्पादन से उसको प्राप्त होगा, या तो वो मौद्रिक रूप में उसे प्राप्त करेगा। तो या तो वस्तु के रूप में उसे ले सकता है या मुद्रा के रूप में उसे वो ले सकता है। इसलिए जब इसकी गणना की जाती है तो इसमें उत्पादन के योग द्वारा ही किया जाता है। तो इसके गणना में उत्पादन के योग को जोड़ करके हम उसके गणना को करते हैं और इस तरह के गणना को हम लोग उत्पादन गणना विधि के नाम से जानते हैं। जब इस तरह से राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जाती है, उसकी आय की गणना की जाती है, तो उसे हम राष्ट्रीय यहाँ पे उत्पादन गणना विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा है आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को समझना है कि उत्पादन विधि में जो भी उत्पादन होता है उसके आधार पर जब हम आय की गणना करते हैं उत्पादन के आधार पर, तो उसको हम लोग उत्पादन गणना विधि कहते हैं। और जब वही गणना हम आय के आधार पर करते हैं, व्यक्तियों की जो इनकम होता है उसके आधार पर करते हैं, यानी कि मुख्य रूप से इसमें देख लिया जाए तो मुद्रा के आधार पर जब हम करते हैं तब इसे हम लोग आय गणना विधि के नाम से जानते हैं, इसे आय गणना विधि कहते हैं। उसके बाद है व्यय गणना विधि। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आय प्राप्त करता है तो उसमें से वो खर्च भी करता है। तो प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब आय को अर्जित करता है, उसे जमा करता है,
तो फिर वो अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने उपभोग में उसमें से कुछ हिस्सा उसका वो व्यय भी करता है, खर्च भी करता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से भी किया जाता है। तो जब हम खर्च के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इस गणना विधि को हम लोग व्यय गणना विधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मूल्य योग विधि। कभी कभी उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में कोई भी वस्तु है जो उत्पादन किया गया है उसका मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी ये घटते भी रहता है, बढ़ते भी रहता है। तो कई बार ऐसा परिस्थिति आता है कि जो वस्तु का मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है और इसके कारण जब इस आधार पे इसकी गणना की जाती है तब इसे हम लोग मूल्य योग विधि के नाम से जानते हैं, इसे मूल्य योग विधि कहते हैं। उसके बाद एक और है व्यावसायिक गणना विधि। व्यवसाय के आधार पर की गई राष्ट्रीय गणना विधि को हम लोग व्यावसायिक गणना विधि के नाम से जानते हैं, इसे व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 तरीकों से होती है। जो भी अभी हम लोग पढ़े 5 तरीका, इन्हीं 5 तरीकों से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे बढ़िया माना जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को ही सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका माना जाता है। यानी कि हम लोग अगर उत्पादन के दृष्टि से आय की गणना करते हैं या आय के जो इनकम होता है उसके विधि से हम उत्पादन गणना विधि या आय गणना विधि, ये दोनों को सबसे बेहतर माना जाते हैं राष्ट्रीय आय के गणना करने के लिए। बाकी तो और भी हैं लेकिन ये दोनों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा इसी का महत्व है और आज के टाइम पे इसी के आधार पर ज़्यादातर आय की गणना भी की जाती है। अब है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ। जब हम लोग राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो इसमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 3 परेशानियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। इसमें क्या होता है कि पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं। जो भी हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि या तो वो गणना हम लोग उत्पादन के रूप में निकालते हैं या उसे हम लोग आय के रूप में जो इनकम होता है उस रूप में उसे मापते हैं। और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आंकड़ा सही उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र का विकास को सही स्थिति भी प्राप्त नहीं होती है। अगर सही से आंकड़ा प्राप्त नहीं किया गया तो हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कोई राष्ट्र विकसित है या विकासशील है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले वो राष्ट्रीय आय की गणना सही से करे, जिसमें कि यह एक कठिनाई के रूप में सामने आता है। दूसरा है यहाँ पे दोहरी गणना की संभावना। पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक जगह रहते भी नहीं हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ लोग बाहर जाके भी अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के आय की गणना 2 बार हो जाता है, जिससे कि जो असल में राष्ट्रीय आय आना चाहिए था एग्जैक्टली उससे ज़्यादा राष्ट्रीय आय की संभावना बन जाती है, उससे ज़्यादा आने लगती है। और इससे हमें एक परफेक्ट यहाँ पे करेक्ट सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिल पाता है। कई बार जो आंकड़े गणना इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों को जो इकट्ठा करते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती है और वो एक ही चीज़ को 2 बार लिख देते हैं। तो इससे भी यहाँ पे एक कठिनाई होती है, जिससे कि हम लोग सही मामले में सही आंकड़ा राष्ट्रीय आय की नहीं निकाल पाते हैं। तो ये भी समस्या हो जाती है। उसके बाद तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई। कभी कभी क्या होता है कि बाज़ार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। जो भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसका दाम जो है, मूल्य जो है, वो अलग अलग स्थिति के अनुसार वो बदलते रहता है। वस्तु वही होता है लेकिन समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार उसका दाम बदलता है। वो कैसे? जैसे देखिए,
कि मान लिए कोई वस्तु है तो इसका जो ये दाम में परिवर्तन होता है उसका कारण ये है कि विक्रेताओं को एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसके यातायात का खर्च, विक्रय की व्यवस्था, विज्ञापन का खर्चा, ये सब, और जो विक्रेता है उसके मुनाफों का राशि सब इसमें जोड़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं जैसे पीछे टीवी लगा हुआ है तो इस टीवी को मैं ख़रीदता हूँ थोक में, तो जहाँ पे मैं ख़रीदूँगा ये जितने दाम में मिलेगा मैं उतने में इसे नहीं बेचूँगा, उससे ज़्यादा दाम में इसे बेचने की कोशिश करूँगा। इसको मंगाने में जो खर्च होगी उसको मैं इसी में जोड़ूँगा। उसके बाद जो भी मेरा मुनाफा वगैरह कमाना है, जो मेरा रूम रेंट है, जहाँ पे मैं दुकान खोला हूँ, उन सभी चीज़ों को मैं इसी टीवी पे उन सभी दामों को जोड़ के और तब इसको बेचूँगा। तो इससे क्या होगा कि इसके दाम में जो एक्चुअली इसका मूल्य था उससे इसका दाम मेरे पास बढ़ जाएगा और फिर ये ज़्यादा दाम पे बिकेगा। तो इस तरह के जहाँ पे किया जाता है गणना, एक आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, इस तरह के मामले को हम लोग मूल्य में मतलब मापने में कठिनाई होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए नाम का व्यक्ति है, फिर यहाँ पे कोई बी नाम का व्यक्ति है और यहाँ पे कोई सी नाम का व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्तियों में पढ़ेंगे। मान लीजिए जो ये ए नाम का व्यक्ति है वो 500 केजी चीनी लेता है, 500 केजी चीनी लेता है और पर केजी से कैसे मिलता है, तो मान लीजिए 30 रुपये लिया तो पर केजी ये 30 रुपये केजी के हिसाब से 500 केजी ए नाम का व्यक्ति चीनी खरीदेगा। तो इसका मूल्य हो जाएगा 15,000 रुपये। यानी कि इतना का ए नाम का व्यक्ति कोई चीनी खरीदता है। अब ये क्या करता है कि इतना थोक में खरीदा, बी नाम के व्यक्ति से जब ये बेचेगा तो मान लीजिए ये इसको 30 रुपये खरीदा है तो इसको आने ले जाने में जो खर्च है वो खर्च जोड़ करके वो इसको 40 रुपये के हिसाब से बेचेगा। तब इसका मूल्य हो जाएगा 500 केजी का गुना करेंगे हम लोग 40 से, तो गुना करने पर इसका जो मूल्य है वो 20,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पे जो बी नाम के व्यक्ति है वो सी नाम के व्यक्ति से जब इसको बेचेगा तो ये भी अपना फ़ायदा कमाएगा। तो ये अपना जोड़ के मान लीजिए 45 रुपये के हिसाब से बेचा है, ठीक। तो यहाँ पे ये 45 रुपये के दाम से बेच रहा है, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 22,500 रुपये आएगा। अब इस टेबल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए होता क्या है, कोई ए नाम का व्यक्ति है जो कि कहीं चीनी उद्योग है जहाँ पे चीनी बनती है, वहीं से ये 500 केजी चीनी खरीदता है तो इसे 30 रुपये के पर केजी के मूल्य के हिसाब से मिलता है और 500 केजी पर इसे जो टोटल खर्च आता है वो 15,000 रुपये आता है। फिर ये व्यक्ति अपने गोडाउन में अपने दुकान में इस चीनी को लाता है और वहाँ पे ये बी नाम के व्यक्ति को बेचता है। तो जब ये बी नाम के व्यक्ति को बेचता है तो यहाँ पे ये पर केजी 10 रुपये यहाँ अपना मुनाफा खर्चा ये सब जोड़ के पर केजी पर ये 10 रुपया जोड़ता है और 30 का खरीदा था 40 में इसको बेचता है। तो जब 40 में बेचता है तो जो ये ख़रीदा था 15,000 में वो बिकता है कितने में, 20,000 में। तो यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपये फ़ायदा हुआ जिसमें इसको जो आने जाने का खर्च है ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद बी नाम के व्यक्ति इसको 20,000 में ख़रीद के गया, वो किसी सी नाम के व्यक्ति से बेचेगा जब, तो वो भी अपना यहाँ पे मुनाफा कमाना चाहेगा और ये मुनाफा कमाने के लिए क्या करता है कि इसे 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तब ये कितना में बेचेगा, 22,500 रुपये में। तो इसमें इसे 2,500 रुपये का मुनाफा होता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है वो जब चीनी खरीदा था तो 15,000 का था और जब सी नाम का व्यक्ति खरीदा तो ये हो गया 22,000 का। तो अगर देखा जाए तो एक जगह 15,000 है और एक जगह 22,000 है, तो कुल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 22,000 में से हम लोग 15,000 को घटा दें तो बच जाएगा 7,000 रुपये। यानी कि ए नाम के व्यक्ति से सी नाम के व्यक्ति तक जाने में
जो मूल्य का फर्क है वो 7,000 रुपये का हो गया। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे थे कि मूल्य के मापने में कठिनाई, तो यही कठिनाई होती है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो अगले व्यक्ति के पास जाता है मूल्य के दाम में वृद्धि होते जाती है। अब मान लीजिए कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी मूल्य के आधार पे, अगर वो गणना यहाँ से किया गया है तब तो 15,000 ही जोड़ा जाएगा, और अगर यहाँ से लिया गया है तो उसको 22,000 जोड़ा जाएगा। तो इसमें एक कठिनाई हो जाती है, 15,000 जो कि कम है, 22,000 ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें राष्ट्रीय आय की जो आंकड़ा है गणना करने में जो मूल्य की कठिनाई होती है, तो इसमें क्या होता है हमें करेक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाता है कि कितने मूल्य में वस्तु बिका। एक जगह इसका 15,000 दाम है, दूसरी जगह 20 है, तो तीसरी जगह इसका 22,500 रुपये हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मूल्य के गणना करने में भी कुछ कठिनाई होती है। जितने ही व्यक्तियों से अगले व्यक्ति के पास चलते जाएगा उतना ही इसमें मूल्य में बढ़ोतरी होते जाएगा, और उतना ही यहाँ पे इसकी गणना करने में भी कठिनाई होती है। अब यहाँ पे है विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र के संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही जाना जाता है। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि कोई देश संपन्न है या विपन्न है, विकासशील है या विकसित है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं वहाँ के प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के माध्यम से। तो यहाँ पे राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह उसे राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से ही की जाती है। यानी कि देश में जो भी सरकार द्वारा या सरकारी हो या गैर सरकारी हो जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि यहाँ का उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ाने का मेन मकसद होता है कि यहाँ के लोगों का आय में वृद्धि हो, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ को किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश के अपने अपने तरीके से विकास योजना बनाती है। मतलब कि आज के देश में जो सरकार है अलग अलग देश के, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे योजना बना रही है, और उस योजना के तहत यहाँ पे लोगों को जो आय है उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रही है, अपने राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के काम कर रही है। और यहाँ पे राष्ट्र के उपलब्ध साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करने की कोशिश कर रही है ताकि ये और विकसित हो सके। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, इन सभी क्षेत्रों में पूंजी का निवेश के द्वारा रोजगार को बढ़ाया जाता है, रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। यदि रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके आय में वृद्धि होगी। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद तथा आय में वृद्धि की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक विकास में या देश का आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले वहाँ पे उत्पाद में वृद्धि करनी होगी, उनके वहाँ के लोगों के आय में वृद्धि करनी होगी, तभी वहाँ पे आर्थिक विकास होगा। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय का अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र का उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। यानी कि जब कोई भी वस्तु और सेवा का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा और व्यक्तियों के वृद्धि, आय में जब वृद्धि होगी तभी किसी देश का हम ये कह सकते हैं उसकी आर्थिक विकास होगा, वो आर्थिक विकास में आगे बढ़ेगा, उस स्थिति को प्राप्त करेगा। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। यानी कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास को मापना है, वहाँ के आर्थिक विकास को मापना है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। इसी के मदद से हम बेहतर तरीके से इसे माप सकते हैं। बिना उत्पादन को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और न ही आर्थिक विकास हो सकता है। अगर हम लोग उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो आय में वृद्धि नहीं होगा, और यदि आय में वृद्धि नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी नहीं होगा। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगा तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, ऊंचा होगा। यदि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न होता जाएगा, नीचे चला जाएगा।
राष्ट्रीय आय का वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ें कि जो भी उत्पादन होता है उससे जो इनकम होता है एक वर्ष में, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पे जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा तब तक यहाँ पे श्रमिक को उसमें नहीं लगाया जाएगा। जितना ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होगा उतना ही ज़्यादा श्रमिक की भी आवश्यकता होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो श्रमिकों की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और जब श्रमिक की आवश्यकता होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगा और यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बेरोजगारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। जो श्रमिक है उनका वेतन बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी, यानी कि इनके आय में भी बढ़ोतरी वृद्धि होने लगेगी। जब इनके आय में वृद्धि होगी तब इनका जीवन स्तर भी पहले के अपेक्षा और बेहतर होने लगेगा। इस प्रकार से जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों का विकास संभव हो जाता है, और यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे लोगों का आर्थिक विकास होगा, आय में बढ़ोतरी होगा, वैसे वैसे उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा और देश का भी आर्थिक विकास होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे आर्थिक विकास भी नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि विकास की क्रिया क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तभी आर्थिक विकास होगा, या यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तब ये आर्थिक विकास हो सकता है। तो आर्थिक विकास होने के लिए या तो हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए या हमारे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए। और हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में एक गहरा संबंध होता है। ये एक दूसरे को परिभाषित करता है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। और यदि इन दोनों में से किसी भी आय में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। तो हम लोग को विकास करने के लिए राष्ट्रीय आय बढ़ाएं या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएं। जब ये दोनों में से किसी एक को बढ़ाएंगे तब जाके हमारा आर्थिक विकास होगा। यानी कि हमारा आर्थिक विकास होने के लिए राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाता है। जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता है उनकी गणना राष्ट्रीय आय में हम लोग नहीं करते हैं। वैसा काम जिससे हम लोग को आय प्राप्त होता है, मुद्रा मिलता है या कोई वस्तु प्राप्त होता है, तब उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में गिनते हैं, उसमें आंकते हैं उसे। यदि कोई ऐसा काम जिससे हमें किसी भी तरह का यहाँ पे इनकम नहीं होता है, किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं गिनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर की महिलाएं हैं, तो जब वो घर की काम करती है तो उसके बदले में उन्हें कोई भी राशि भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें कोई भी पैसा या वस्तु नहीं दिया जाता है। इसलिए घर की महिलाएं जो काम करती है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं गिनते हैं, उसमें इसको नहीं रखते हैं। लेकिन यदि वही महिलाएं किसी दूसरे के घर जाके काम करे, वही झाड़ू पोछा खाना बनाने वाला काम करे, और उसके बदले जब उसे पैसे मिलेंगे, इनकम होगा, तब हम उसको राष्ट्रीय आय में गिनते हैं। जैसे कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई नर्स है, तो नर्स जब हॉस्पिटल में किसी बच्चे का देख रेख करती है तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, तब उसे हम लोग राष्ट्रीय आय में गिनते हैं। लेकिन वही नर्स जब घर आकर के अपने बच्चों का देखभाल करती है तो उसे किसी भी तरह का वहाँ पे भुगतान नहीं किया जाता है, किसी तरह से उसे पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं। इसलिए घर पे किए गए काम को वहाँ पे उसी महिला द्वारा जब घर पे काम किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। जब वो नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो उसे राष्ट्रीय आय में गिना जा रहा था, क्योंकि वहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा था। और वही काम जब वो अपने घर में कर रही थी तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वहाँ से किसी भी प्रकार का उसको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय में इन सब चीज़ों को नहीं मापते हैं, नहीं गिनते हैं। यदि विकास की क्रिया के तहत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबी द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर देश विकास कर रहा है
प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में विकास हो रहा है, तो इसमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब का भी इसमें आय की बढ़ोतरी हो, उसे भी अच्छा आय प्राप्त हो। क्योंकि यदि बढ़ी हुई आय का सब हिस्सा अमीरों के पास चला जाएगा तो राष्ट्रीय आय में हम वृद्धि तो करेंगे, आर्थिक विकास तो होगा, लेकिन संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर किसी एक ही व्यक्ति का सिर्फ विकास होते रहे, एक खास समूह का विकास हो आर्थिक रूप से, तो इस ऐसे में हम लोग का यहाँ पे संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा। समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा, जिसमें एक अमीर आ जाएगा, एक गरीब आ जाएगा, और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है कि समावेशी विकास पर बल दे रही है, यानी कि ऐसा आर्थिक विकास जिसमें समाज के प्रत्येक नागरिक का विकास हो, सबके आय में वृद्धि हो, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो इस तरह के यहाँ पे सरकार द्वारा काम भी किया जा रहा है। इस तरह के जो काम किया जाता है उसी को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं, यानी कि सबका विकास हो, तभी जाके एक संतुलित आर्थिक विकास होगा। जिस अनुपात से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता है। यानी कि जितना हमारा इनकम हो रहा है उतना ही हमारे पास जनसंख्या या उससे भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो हमारा जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, वो माना जाता है कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे इनकम होगा वो वहाँ के लोगों में ही खर्च हो जाएगा, कुछ बचत नहीं होगा और उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति है, तो राष्ट्रीय आय से जनसंख्या जितना कम होगा उतना ही उस देश का आर्थिक विकास अच्छा होगा, वो उतना ही आर्थिक विकास कर पाएगा। फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास के साधारण पर वृद्धि देखे जा सकती है। यहाँ पे हम लोग अगर वृद्धि कर भी जाएं, यदि हमारा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों बराबर के अनुपात में है या राष्ट्रीय आय कम है और जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर हम लोग विकास करेंगे भी तो विकास करने में एक लंबा समय लगेगा। हमारा जो विकास है, आर्थिक विकास, वो धीरे धीरे होगा। समय एवं आय में परिवर्तन के साथ गरीबों की रुचि एवं स्वभाव भी परिष्कृत होते रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, आय में परिवर्तन होता है, तो जो भी लोग हैं उनके यहाँ पे जो स्वभाव है, जो रुचि है, उसमें भी बदलाव होता है। जब उनकी आय बढ़ती है तो वो उसका सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होती है। जब उनका आय में विकास होगा तो उसको अच्छे चीज़ों में लगाएंगे और फिर से वो अपना और आर्थिक विकास करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हम लोग चंद परिस्थितियों को छोड़ दें, कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ दें, तो देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी, तथा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होगी। यानी कि अभी हमारे समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये नियम फॉलो नहीं करता है। अगर उन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर दें तो सिंपल निष्कर्ष हम लोग ये दे सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है वहाँ का आर्थिक विकास संभव है, वहाँ पे आर्थिक विकास भी होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कम होगा वहाँ पे संभावना है कि उसका आर्थिक विकास नहीं होगा। तो यही था हमारे इस पूरे चैप्टर में। आज हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरे तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।